बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलाइका है और मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो एनल कैनाल है। ठीक, आज की प्रेजेंटेशन में हम एनल कैनाल के एनाटॉमी को देखेंगे। फिर हम एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जो कि कंजेनाइटल हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं एनल कैनाल के, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और लास्टली हम एनल फिशर्स को देखेंगे। तो पहले हम एनल कैनाल की एनाटॉमी पर आ जाते हैं। हमारे पास एनल कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। सेकंड लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था रेक्टम। ठीक, रेक्टम जो हमारे पास होता है वो एनोरेक्टल जंक्शन पर आकर ख़त्म होता है और वहाँ से आगे हमारे पास एनल कैनाल जो होता है वो बिगिन होता है। ठीक, हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टम हो गया, यहाँ पर हमारे पास एनोरेक्टल जंक्शन होता है और इतना एरिया जो हमारे पास आता है वो हमारे पास एनस या एनल कैनाल का कंसीडर होता है। ठीक, हमारे पास एनल कैनाल जो होता है थ्रू एनल ऑरिफाइस बाहर की तरफ ओपन होता है और इसके लेटरल साइड पे हमारे पास स्टियोरेक्टल फोसा प्रेजेंट होता है जो कि फ़ैट से मतलब बेसिकली फ़ैट होता है। ठीक, जिसने इसको सराउंड किया हुआ होता है इसकी दोनों लेटरल सरफेस साइड्स पर। हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो हम एनल कैनाल को हमने अपर और लोअर पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। अपर एनल कैनाल या लोअर एनल कैनाल। अपर एनल कैनाल का सेकेंड नेम जो होता है हमारे पास उसको हम विज़रल पोर्शन कहते हैं। ठीक, ये लार्जर पार्ट होता है, 2/3 ऑफ द पोर्शन उसने एनल कैनाल को कंस्टिट्यूट किया हुआ होता है हमारे पास और ये एनोरेक्टल जंक्शन से हमारे पास स्टार्ट होता है और पेक्टोनेट लाइन पर आकर ख़त्म होता है। ठीक, ये हमारे पास डेंटेट लाइन है या पेक्टोनेट लाइन है, यहाँ पर आकर हमारे पास ये ख़त्म हो रहा होता है। ये हमारे पास स्टियोरेक्टल फॉसा जो हमने बात की थी, ये स्केलेटल साइड पे हमारे पास वो आ जाता है। ये हमारे पास लेविएटर एनाई मसल सपोर्टिंग मसल्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, और लेविएटर एनाई और हमारे पास स्पिंटर्स के दरम्यान में जो स्पेस है सुप्रा लेविएटर स्पेस हम इसको बोलते हैं। ठीक, एनल कैनाल का जो अपर पार्ट होता है विज़रल पोर्शन, इसके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये 3 मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, एक इसमें हमारे पास एनल कॉलम्स आ जाते हैं जिनको हम कॉलम ऑफ मोरगानी भी बोलते हैं। ये हमारे पास आ गए कॉलम ऑफ मोरगानी। ठीक, फिर हमारे पास एनल वॉल्व होते हैं जिनको हम वॉल ऑफ मोरगानी भी बोलते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ ही प्रेजेंट होते हैं। और देन हमारे पास इनके अंदर जो होते हैं वो एनल साइनस प्रेजेंट होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रेट करना। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अपर पार्ट की जो हमारे पास वेनस ड्रेनेज होती है दैट इज़ थ्रू दी पोर्टल वेनस सिस्टम वाया सुपीरियर रेक्टल वेन। सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो ड्रेन होती है कहाँ, मेसेंटेरिक वेन में हमारे पास। और हम और मेसेंटेरिक वेन जो होती है वो जाके ड्रेन होती है हमारे पास पोर्टल वेनस सिस्टम में। और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है इसकी हमारे पास इंटरनल इलियक नोड जो होते हैं हमारे पास वहाँ जाके इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही होती है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें लोअर एनल कैनाल जिसको हम सोमैटिक पोर्शन भी कहते हैं, वो हमारे पास पेक्टोनेट लाइन से स्टार्ट होता है और उसके नीचे एनल कैनाल की वर्ज तक हमारे पास ये जा रहा होता है। ठीक, और इसकी जो हमारे पास वेनस ड्रेनेज आ जाती है वो हमारे पास केबल सिस्टम के ज़रिए होती है वाया मिड, जिसमें हमारे पास मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन आ जाती हैं। और लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास इसमें सुपरफिशियल इंक्वाइनल लिम्फ नोड के ज़रिए हमारे पास ये ड्रेन हो रहे होते हैं। हमारे पास एनल कैनाल जो होता है उसके दो स्पिंटर होते हैं। दो स्पिंटर्स जो होते हैं वो एनल कैनाल को मतलब कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास एक इंटरनल स्पिंटर आता है और एक एक्सटर्नल स्पिंटर आता है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास ये एनल स्पिंटर होता है, इंटरनल एनल स्पिंटर प्रेजेंट है हियर। ये जो हमारे पास होता है ये रेक्टम की जो हमारे पास स्मूथ वॉल जो होती है, स्मूथ मसल वॉल जो होती है, ये उसकी डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन होती है हमारे पास। ठीक, ऊपर से हमारे पास रेक्टम की वॉल हो रही होती है, नीचे आके ये थिक कोई भी होती है। ठीक, ये हमारे पास इंटरनल स्पिंटर बना रही होती है, स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है और इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने हमारे पास इनरवीन किया होता है। ठीक, इनकी नर्व सप्लाई जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आ रही होती है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते। ठीक, दे आर इनवॉलंटरी। और ये हमारे पास इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर के दरम्यान में हमारे पास स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्रा लेविगेटर स्पेस, जो दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, दोनों के दरम्यान में गैप होता है। एक्सटर्नल हमारे पास जो एनल स्पिंटर होता है वो हमारे पास स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, और उसने हमारे पास इंफीरियर पोर्शन ऑफ द जो एनल कैनाल होता है, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्पिंटर है, उसको सराउंड किया हुआ होता है। और हमारे पास एक्सटर्नल स्पिंटर जो होता है वो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक, और इसकी नर्व सप्लाई जो आ रही होती है वो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम से डिराइव्ड होती है। तो जब ये हमारे पास मसल रिलैक्स होता है ड्यूरिंग द डेफिकेशन, तब ये फीसिस को अलाउ करता है पास करने में।
और जब हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होता है तो हमको फीसिस के ज़रिए पास आउट नहीं हो सकती। हम हमारी कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स की तरफ आ जाते हैं। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास पहला रहता है इम्परफोरेट एनस। ठीक, ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास जो एनस होता है उसकी ओपनिंग जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है या एनस की ओपनिंग कम्प्लीटली होती नहीं है। ठीक, ये 1 in 5000 बर्थ 1 in 5000 लोगों में हमारे पास होता है, यानी इसकी अक्रेंस रेट जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है। और इसमें अगर मेल टू फीमेल रेशो हम देखें तो मेल रेशो प्रीडोमिनेंस है, मेल ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर हमारे पास इम्परफोरेट एनस के चांसेस होते हैं। अब ये हमारे पास नॉर्मल एनाटमी है, दिस इज़ नॉर्मल एनएस। और ये हमारे पास इसमें एनल ओपनिंग जो है वो हमारे पास टोटली मिसिंग है या क्लोज है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम इम्परफोरेट एनएस बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स हमारे पास वैसे होती है, हमारे पास इसकी 4 to 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें या तो मेम्ब्रेन आ जाती है, कोई भी रीज़न होता है। लेकिन हम मेजर जिन टाइप्स को देखते हैं वो हमारे पास लो इम्परफोरेट एनस होता है, हाई इम्परफोरेट एनस होता है। ठीक हो गया। लो इम्परफोरेट एनस में ये होगा कि हमारे पास जो रेक्टम होगा वो प्यूबर रेक्टालिस स्लिंग, प्यूबर रेक्टालिस मसल हमने बात की थी रेक्टम की जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, कि उसमें हमारे पास रेक्टम और एनल केनाल के दरमियान में वो मसल अटैच होता है और दोनों के दरमियान में एक एंगल बना रहा होता है। ठीक, उसकी पोजीशन को उसने सेट की हुआ होता है। तो जहाँ प्यूबर रेक्टालिस स्लिंग है हमारे पास, वहाँ तक अगर उसके बिलो, उसके नीचे अगर हमारे पास एनएस जो है वो क्लोज है, तो इस तरह की इम्परफोरेशन को हम कहते हैं लो इम्परफोरेट एनएस। और अगर हमारे पास प्यूबर रेक्टालिस स्लिंग से वो ऊपर की तरफ परफोरेट हुआ हुआ है, यानी प्यूबर रेक्टालिस रिंग भी हमारे पास क्लोज है, उससे ऊपर एनएस, उससे ऊपर का स्ट्रक्चर भी क्लोज है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि हाई परफोरेट एनएस है। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं हमारे पास बाकी इम्परफोरेट एनएस की बाकी फर्दर टाइप्स बताई हैं। अभी हमारे पास जो फिगर ए है हमारे पास, इसके अंदर एनल केनाल की स्टेनोसिस हुई हुई है। एनल केनाल जो है वो नैरो है, इसमें नैरो हुई हुई है एनल केनाल की। बी हमारे पास जो इसमें केस बी डायग्राम शो हुई हुई है, उसमें हमारे पास स्टिल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, एनल मेम्ब्रेन परसिस्टेंट है। ठीक, इस वजह से स्टेनोसिस हुई हुई है। थर्ड केस में हमारे पास एक्टोडर्मल सेल का एक सॉलिड मास प्रेजेंट है और हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक, एनल केनाल में के दरमियान में और हाइंकन रेक्टम के दरमियान में हमारे पास काफ़ी गैप है। और जो लास्ट एरिया आ जाता है इसमें हमारे पास अपर और जो लोअर पार्ट रेक्टम के, वो दोनों सेपरेट हुए हैं थ्रू अ गैप, बाय अ गैप। दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, गैप आ रहा है। हम इसकी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो बॉयज़ में हमारे पास क्या हो सकता है, रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टूला हो सकता है, कि रेक्टम और यूरिथ्रा के दरमियान में हमारे पास फिस्टूला डेवलप हुआ हुआ है। और जिस तरह हमारे पास यहाँ फिगर में शो हुआ हुआ है कि हमारे पास ये देखा रेक्टम और ब्लेडर के दरमियान में फिस्टूला डेवलप हुआ हुआ है। या तो हमारे पास पेरी एनल फिस्टूला डेवलप हो सकता है, कि हमारे पास पेरिनियम और एनल के दरमियान में फिस्टूला बना हुआ है, या तो ब्लेडर की तरफ फिस्टूला ओपन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास रेट्रो यूरिथ्रल है, और ये जाके हमारे पास ब्लेडर में ओपन हो रहा है तो हम उसको फिस्टूला टू ब्लेडर बोलेंगे। और गर्ल्स में हमारे पास क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है, कि हमारे पास रेक्टो वेस्टिब्युलर फिस्टूला आ सकता है। ठीक, यहाँ पर ये देखो रेक्टम ब्लेडर है और ये दोनों बॉयज़ के केसेस में, और यहाँ पर ही हमारे पास यूरिथ्रल, रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टूला है। गर्ल्स के केस में ये होगा कि रेक्टो वेस्टिब्युलर फिस्टूला होगा, कि रेक्टम और वेस्टिब्यूल के दरमियान में एक फिस्टूला डेवलप हुआ हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये देखेंगे कि अगर बेबी ने 24 आवर्स के अंदर अंदर मेकोनियम पास नहीं की तो हम उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक हो गया। जो एक फिस्टूला को शो होने के लिए भी 24 आवर्स का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर फिस्टूला यूरिथ्रा में ओपन हो रहा है या ब्लेडर में ओपन हो रहा है या पेरिनियम में ओपन हो रहा है तो उसको प्रेशर एक्सर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी प्रेशर की ज़रूरत होती है, तब वो जाके एक्सर्ट होगा, मेकोनियम जो होगी वहाँ से एक्सक्रीट होगी, तब फिस्टूला जो होगा सामने आएगा। ठीक, हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है ऐसे पेशेंट्स के केस में। हम ये देख सकते हैं कि इन्फेंट के केस में इसका बेबी का एब्डोमेन कितना ज़्यादा डिस्टेंट किया हुआ है। तो फिस्टूला को हमें चेक करना चाहिए, फिस्टूला चेक करना चाहिए पेरिनियम में डेवलप हो रहा है या यूरिथ्रा में हमारे पास डेवलप हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में हम अगर मेल है तो हम उसकी यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो फिस्टूला डेवलप हो रहा था या तो वो ब्लेडर में ओपन हो रहा था या तो वो हमारे पास यूरिथ्रा में ओपन हो रहा था। तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे ये मेकोनियम चेक करने के लिए कि मेकोनियम जो है वो ब्लेडर के ज़रिए यूरिन के ज़रिए पास आउट तो नहीं हुआ। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डोमेन का, पेल्विस का हम चेक करेंगे ये देखने के लिए कि पेरिनियम के दरमियान में हमारे पास मतलब उसके अंदर डिफेक्ट है या नहीं है, रेक्टल पाउच और पेरिनियम के दरमियान में कितना गैप है, कितने डिफरेंस है दोनों के दरमियान में।
और एक्सरे में हम प्रोन लेटरल एक्सरे करेंगे बाउल की डिस्टेंशन चेक करने के लिए, एयर फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए। अगर हमारे पास जो डिस्टेंशन है, जो हमारे पास एनल डिम्पल है, वो अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो वो क्या होगा, हमारे पास लो इम्परफोरेट है। और अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो वो क्या है, हाई इम्परफोरेट हमारे पास कंडीशन आ जाती है। यहाँ हमारे पास फिगर में शो हुए हैं कि एक्सरेज में किस तरह से इम्परफोरेटेड एनस हमारे पास शो होगा और किस तरह से फिस्टूला जो होगा वो ओपन होगा। ये रेक्टम ब्लेडर देखें, फिस्टूला हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है और ये हमारे पास इम्परफोरेटेड एनस को शो कर रहा है। ट्रीटमेंट में हमारे पास हम सर्जरी ही हमारे पास ट्रीटमेंट होता है इसका। लो इम्परफोरेट की केस में हम एनोप्लास्टी करवाते हैं और हाई इम्परफोरेट की केस में हम पोस्टीरियर सैजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी करवाते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारे पास जो आ जाती है वो है हमारे पास प्रीनोडियल साइनस। ठीक, प्रीनोडियल साइनस हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हमारी जो लोअर बैक होती है, ग्लूटल रीजन से बिल्कुल अबव जहाँ हमारे पास एक क्लिफ प्रेजेंट होता है, वहाँ पर एक स्मॉल होल डेवलप हो जाता है। ठीक, एक साइनस एक एब्सेस ओपनिंग हमारे पास डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन को हम प्रीनोडियल साइनस कहते हैं। इसके कॉज रिस्क फैक्टर में हमारे पास जो आ जाता है, अगर हम सेक्स की बात करें तो मेल जो सेक्स होता है वो डोमिनेट होता है। ठीक, उसके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा होती हैं। यंगर पर्सन में एज के लोगों में ये हमारे पास ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, बिटवीन 20 to 29 ईयर्स। ओबीस पीपल में ज़्यादा होगा, इनएक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों में ज़्यादा होगा हमारे पास। ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा बैठने की ज़रूरत है खासकर तो, और वो लोग ऑक्यूपेशन जहाँ पर जिनका लेना देना बालों से, जिस तरह हमारे पास हेयर ड्रेसर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया, या वो जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह आ जाते हैं जिनको ज़्यादा टाइम हमारे पास बैठने की ज़रूरत होती है, और वो लोग जिनके बॉडी हेयर एक्सेसिव में आते हैं या जो टाइट क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं, तो जो लोग ज़्यादा टाइट क्लोथिंग करते हैं, तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो हमारे पास पिलोनिडियल साइनस को कॉज कर सकते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम आते हैं कि अब हमने बात की कि ओबेस लोगों में ही ज़्यादा हो सकता है, उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, या उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जिनके बॉडी हेयर एक्सेसिव है। ठीक, अब जिन लोग ओबीस होंगे उनकी हमारे पास ये जो लोअर बैक से ऊपर हल्का सा क्लिफ्ट होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब स्किन आपस में रब होगी तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा क्लिफ्ट के दरम्यान में हमारे पास। ठीक, स्किन जब आपस में रब होगी तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग के हेयर होंगे वो हमारे पास टूट के गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, इस क्लिफ्ट में आकर गिरना जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सराउंडिंग के जो अपने लोकल हेयर होंगे वो क्या करेंगे, स्किन के अंदर बोरो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, उसके अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे हमारे पास। तो वो जब हेयर्स होंगे हमारे पास पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे तो बॉडी जो होगी हमारी उन हेयर्स को एज अ फॉरजन बॉडी के तौर पे लेगी और उनके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगी। और इन्फ्लेमेटरी जब रिएक्शन होगा तो वो पूरा हमारे पास चेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके रिजल्ट में हमारे पास पस बनेगी, तो वो एक एब्सेस बन जाएगा। ठीक, उस होल के अंदर हमारे पास पस डेवलप हो जाएगी। अब देखो ये हमारे पास स्किन की लेयर है और यहाँ पर हमारे पास हेयर्स जो हैं वो अंदर की तरफ जमा होना स्टार्ट हो गए हैं, और बॉडी ने जब इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म किया तो हम उसके इस हमारे पास साइनस के अंदर पस जमा होना स्टार्ट होगी। ठीक, इसके सिम्टम्स में क्या होगा कि हमारे पास पेशेंट होंगे वो ये कंप्लेन करेंगे कि बैठने से उनका पेन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या ये साइनस जब एब्सेस की तब जब पस बनना स्टार्ट हो जाएगी तो सारे टाइम इसमें से पस की ड्रेनेज होगी, या थोड़ा बहुत ब्लड भी हमारे पास आएगा, और ये फाउल स्मेलिंग होगा जिसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। पेशेंट को नॉजिया जैसे सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा हमारे पास। ठीक, ये सारे हमारे पास इसके सिम्टम्स होंगे। इसके ट्रीटमेंट में हम अगर अभी तक या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ अगर साइनस डेवलप हुआ है तो हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक, अगर एंटीबायोटिक्स हमें आराम आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर हमारे पास एंटीबायोटिक्स आराम नहीं आता तो हमारे पास इसके 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स आते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, हम वो करते हैं, एक कैरेटिकाया ऑपरेशन होता है और एक हमारे पास प्लास्कॉम ऑपरेशन होता है या प्रोसीजर होता है। ठीक, हमारे पास कैरेटिकाया ऑपरेशन में हम ये करते हैं कि हम एक सेमी लेटरल इंसिजन बनाते हैं साइनस के अराउंड। ठीक हो गया, हमारे पास अब ये हमारे पास साइनस ट्रैक है, इसके अराउंड हम एक सेमी लेटरल इंसिजन बनाते हैं, और दरम्यान में जो यहाँ पर हेयर ग्रेनुलेशन टिश्यू हमारे पास रिमूव पड़ा होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और मिड लाइन जो पिट होती है उसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक, और वो जो लेटरल बाउंड होता है उसको हम ओपन छोड़ देते हैं। ठीक, उसको हम एक्सरसाइज नहीं करते, उसको हम सचर नहीं लगाते। ठीक, क्योंकि अगर हम सचर लगाएंगे तो वो एरिया ऐसा होता है कि हाँ उठने बैठने से फ्रिक्शन होती है, तो वो ओपन हो जाएगा, पेन हो जाए तो वो ओपन होगा। ठीक, तो हम उसको खुद ब खुद सेकेंडरी टेंशन से हील होने के लिए छोड़ देते हैं।
सेकंड प्रोसीजर हमारे पास जो इसमें प्रोसीजर आ जाता है वो हमारे पास बेस्कॉम प्रोसीजर होता है। इसमें भी हमारे पास सेम सिमिलर होता है, लेकिन हम इसमें जो इंसिजन लगाते हैं वो लेटरल लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मिड लाइन होती है उससे लेटरल हम इंसिजन लगाते हैं। दरम्यान से जो टिश्यूज होता है जिसके अंदर हमारे पास साइनस डेवलप हुआ होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, और जो हमारे पास साइड के टिश्यूज़ होते हैं उनको हम दरम्यान में लाकर स्टिचर कर देते हैं। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन इसमें आ जाती है, हम एनल फिशर्स की बात करते हैं। अब एनल फिशर्स हमारे पास क्या होते हैं, हम कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट जो किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी वजह से हमारे पास हमारी एनल कैनाल में डेवलप हो जाए उसको हम एनल फिशर कहते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट जो होगा हमारे पास डिस्टल एनल कैनाल के अंदर यहाँ डेवलप हो रहा है। ठीक, डेंटेड लाइन से नीचे जो हमारे पास एक्सटेंड करता है एनल वर्ड से ऊपर ऊपर, इसको हम एनल फिशर कहते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास अब क्या होगी कि नॉर्मली तो जब हमें कोई चोट लगती है तो वो चोट हील हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें ये हील नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि अब जब हमारे पास एक एनल फिशर एक कट लगा हुआ है, जब हम फीसेस पास करेंगे तो हमें पेन होगा, तो हमारी बॉडी ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे हमारे जो इंटरनल स्पिंडर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं, स्पैज़म में आ जाते हैं, जब ताकि आगे कोई भी चीज़ यहाँ से आगे पास आउट ना हो। ठीक, लेकिन इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो जाती है स्टूल्स को, लेकिन पास आउट होना तो होता है, लेकिन इवेंचुअली जब हमारे पास स्टूल हार्ड होके जब पास होते हैं तो वो वाउंड को जो हमारे पास फिशर डेवलप हुआ होता है, जो ज़ख्म हुआ होता है, उसको दोबारा से नई तौर पे ताज़ा कर देते हैं। ठीक, और एनल हमारे पास जो इंटरनल स्पिंटर एनल इंटरनल स्पिंटर जब वो स्पाज़म में आता है तो उसकी हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वो भी इस्कीमिया कंडीशन को लीड करते हैं। उसकी वजह से भी हमारे पास पेन लाइक सिम्टम जो होते हैं, पेन जो होता है वो कॉज हो रहा होता है पेशेंट को। इसके इनिशिएटिंग फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रॉमा आ जाता है कि अगर कोई भी हमारे पास चोट लगी हुई हो। रिस्क फैक्टर में हमारे पास क्या आ जाती है, लो फाइबर डाइट आती है। लो फाइबर डाइट के अलावा हमारे पास इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आ जाती हैं, या हमारे पास HIV का कोई वायरस हो उसकी वजह से हमारे पास HIV इन्फेक्शन हुआ हो, या हमारे पास सिफिलिस की वजह से कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई वायरस उसकी वजह से हुआ हो, या अर्लियर हमारे पास कोई एनल की या हिप की कोई सर्जरी हुई भी हो, या तो रिसेंटली डिलीवरी हुई भी हो हमारे पास। ठीक, मल्टीपल डिलीवरीज की वजह से भी हमारे पास ये रिस्क फैक्टर हो सकता है एनल फिशर का। ठीक, इसके सिम्टम्स में हमारे पास ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेशेंट को स्ट्रेनिंग हो रही होती है, ब्लीडिंग होगी, पेशेंट ब्लीड कर रहा होगा, तो ये हमारे पास सारे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। डायग्नोसिस में हम क्रोनोस्कोपी करते हैं जिसमें हम फ्लेक्सिबल ट्यूब जो होती है हम वो पास करते हैं, जिससे कैमरा लगा हुआ होता है, अंदर जाके हम इंस्पेक्ट करते हैं कि कहाँ फिशर है हमारे पास। और इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास पहले तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, पेशेंट को उसकी डाइट ठीक करने का, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का बोलेंगे। डाइट में उसको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, पानी लेना चाहिए, एडिकेट वाटर लेना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन को और हार्डन स्टूल्स को हम ठीक करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर देंगे, और स्पाज़म को कम करने के लिए, इंटरनल स्पिंडर की कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए हम डायलिटिस देते हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है। ठीक, पेशेंट को हम कहते हैं कि सिट्स बात लें गर्म पानी में, वो भी हमारे पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करने में मदद देता है। ठीक, इसकी अगर हम सर्जिकल उसकी बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेटरल एनल स्पेनेक्ट्रोमी आ जाती है, स्पेनेक्ट्रोटमी। इस प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि हमारे पास हम इंटरनल एनल स्पिंटर का जो पोर्शन होता है, स्मॉलर पोर्शन जो होता है उसको हम कट कर लेते हैं। ठीक, ये है हमारे पास यहाँ फिशर डेवलप हुआ हुआ है, ये हमारे पास इंटरनल स्पिंटर आ गया, ठीक हो गया, और ये हमारे पास एक्सटर्नल स्पिंटर आ गया। इसके पोर्शन को हम थोड़ा सा कट करके एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि अंदर का जो प्रेशर है वो हमारे पास कम हो जाए, ब्लड सप्लाई जो वो इम्प्रूव हो जाए, और ठीक हो गया, और हीलिंग जो है वो प्रमोट हो। ठीक, जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो हीलिंग का प्रोसेस भी जो होगा वो भी फास्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।